Assalamualaikum everyone. So this video is about diabetes, so please keep watching. Assalamualaikum Dr. Wasim. My question to you is कि हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसलिए आपसे ये वीडियो बनवाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे एक घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। तो अगर आप कुछ उस पर एनलाइटन करेंगे तो इंशाल्लाह शायद वो ये बात को आपसे सीखेंगे एंड डेफिनेटली इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो प्लीज़ लेट्स डिस्कस अबाउट डायबिटीज़ एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी बेस पे हमें डायबिटीज़ हो सकती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, माँ बाप बहन भाइयों में किसी को भी शुगर है और ये तो इसके 2 स्कोर आपके ऐड हो जाएंगे। और अगर आप एज 40 से ज़्यादा है तो रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर फीमेल में कमर की पैमाइश वेस्ट 32 से ज़्यादा है तो स्कोर और ऐड हो जाएगा। और अगर मेल है तो 35 से अगर स्कोर ज़्यादा है तो 2 स्कोर ऐड हो जाएंगे। अगर ये सारे रिस्क कैलकुलेट किए जाएं तो फैमिली हिस्ट्री, एज और मोटापा, ये 3 ऐसे अवामिल हैं जिससे हमें शुगर का चांस जल्दी आ जाता है। फिर भी हम इसे डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ट्रिक है। फैमिली को, माँ बाप को हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स फैक्टर है। एज को हम नहीं रोक सकते, ये भी फिक्स फैक्टर है। तो एक ही चीज़ बची है, वो है हमारा वेट और वेस्ट, यानी कि लाइफस्टाइल। और उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी जितनी भी कैलोरीज हैं वो कोशिश करें कि सनसेट से पहले ले हैं। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप 1 मेजर मील पे आ जाएं। दिन में एक दफ़ा बड़ा खाना दिन में खाना है तो एक दफ़ा, और दूसरा मील आपका छोटा होना चाहिए। 30 मिनट्स वॉक करनी है। प्रोसेस फूड हो गया जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिनकी शुगर जल्दी बढ़ने का चांस होता है, जैसे कि जंक फूड हो गए, ये आपको एक स्पाइक देती हैं थोड़ी देर के लिए, एनर्जी लेवल आपका रेज करती हैं थोड़ी देर के बाद ये। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जो शुगर है जिसे चीनी कहते हैं, किसी भी फार्म में, चाहे जूस में है, बोतल में है, किसी में भी, इसे भी आपको कम करना है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी है। किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसके लिए टाइम फ्लेक्सिबल है। सबसे बेस्ट जो टाइम दिया जाता है वो है आफ्टर लंच, जिसे बिफोर सनसेट कहते हैं, उस टाइम सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अभी तक अपने कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, ऑल दीज थिंग्स ना। मेरे यहाँ पे तो सर मेरी मम्मी को भी डायबिटीज़, डैडी के साइड में भी सबको डायबिटीज़, तो इट्स लाइक रनिंग। मेरे अम्मी के यहाँ पे मामू को भी डायबिटीज़, अब्बू के यहाँ पे मेरे चाचा को भी डायबिटीज़, तो इट्स लाइक एवरीबडी इज़ लाइक सराउंडेड विद डायबिटीज़। हेंस आई वांट कि अब जो जनरेशन है वो अपना ध्यान दे और वो डायबिटीज़ को हो सके जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करें। लोग पूछते हैं कि क्या हम इसे आने से रोक सकते हैं। 50 ईयर्स तक तो आप रोक सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि 50, अगर आपके माँ बाप, बहन भाइयों, चचा, पूरी फैमिली में किसी को भी शुगर है, अगर आप 50 साल से पहले डायबिटिक हो जाते हैं तो ये आपकी मिस्टेक है। अगर 50 साल के बाद डायबिटिक होते हैं तो फिर उसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उसमें 2 नंबर एज के ऐड हो जाते हैं, 50 प्लस 2 नंबर, और 2 नंबर माँ बाप या फैमिली में किसी को, तो 4 स्कोर हो जाएगा। तो तब भी प्री डायबिटिक तब भी नहीं। तो 50 साल से पहले अगर कोई बंदा प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो जाता है तो ये उसकी अपनी मिस्टेक। और उसमें मोस्टली अवामिल यही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। लोग बहुत कैजुअल लेते हैं मील को। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आजकल के दौर में हमारा 1 मेजर मील इनफ है, क्योंकि हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। आप अपने डेली का कैलोरीज बर्न निकालें तो 800, 900, 1000 तक कैलोरीज आप मुश्किल बर्न करते होंगे, और मील आपका है 2000 कैलोरीज़ का। तो जो एक्स्ट्रा मील है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिजर्व में चला जाएगा। वही एक्स्ट्रा मील, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है, वो आपकी फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे आपकी अब्डोमिनल फैट आएगी और आपकी बॉडी डी शेप। और ये जो सदी चल रही है इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सदी। इसमें 3-4 चीज़ें उन्होंने कलेक्टिवली कर ली हैं: शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फैटी लीवर, यूरिक एसिड हाई। एक नॉर्मल इंसान जो दिख रहा होता है, अगर हम उसे ओपन करके देखें, उसकी प्रोफाइल खोलें, उसकी टेस्ट करा के देखें, तो उसमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। वैसे वो हेल्दी है, लेकिन वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का केस है। सारी चीज़ें बॉर्डर लाइन होती हैं, और शुरू में ही सारी चीज़ें रिवर्सिबल है। प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, आप अपना मोटापा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं।
ग्रेड 1 फैटी लिवर ये भी रिवर्सिबल है। एक हद तक आपको डिजीज़ मार्जिन देती है, टाइम मार्जिन देती है, उसके बाद वो इरिवर्सिबल हो जाती है। करेक्ट। और हम इंडियंस ऐसे होते हैं ना सर, नॉट ओनली इंडियंस, सभी, कि जब तक वो सीवियर कंडीशन में नहीं आएगा तब तक वो उसको बोलेंगे नो आई एम हेल्दी, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम फिट हूँ। जी जी, ज़ाहिरी दिखने वाला इंसान अंदर से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का केस होता है। और एक स्टडी हुई है कि अगर हम रिवर्सिबल फेज पे एफर्ट करें, जान मारें हर हवाले से, डाइट के हवाले से, लाइफस्टाइल चेंज करने के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से, हमने देखा है कास्ट कम, इफेक्ट, रिजल्ट बहुत अच्छा और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर। और एक स्टेप जब एक रेड लाइन आप क्रॉस कर जाते हैं, फिर हमने देखा है डिजीज़ रिवर्स नहीं होती, कास्ट बहुत ज़्यादा। फिर यही लोग हमारे पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब अब आप जो लिखेंगे, जो कहेंगे हम मानेंगे। तब फिर उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है, आपके पास रिवर्सल ऑफ जो डिजीज़ का रिवर्सल है वो मार्जिन कम रह जाता है। फिर कंट्रोल कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये टर्म हम यूज़ इतना करते नहीं हैं। डायबिटीज़ के बारे में, प्री डायबिटीज़ के बारे में हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल है, लेकिन डायबिटीज़ के बारे में जो लोग क्लेम करते हैं कि रिवर्स हो जाती है, ट्रूली स्पीकिंग वो रिवर्स तो नहीं होती, वो कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ओबेसिटी रिलेटेड अगर डायबिटीज़ हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो ओबेसिटी रिलेटेड थी, तो वो ओबेसिटी कम हुई तो कंट्रोल होगी, मे बी तब भी कंट्रोल। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड कंप्लीटली। हाँ जी, मेडिकली तो हम यही कहते हैं। देखिए जितना हमने पढ़ा है, बहुत सारे व्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वो सब यही करते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स होगी ये चीज़। जी। हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कि ये टर्म यूज़ नहीं करनी, हमें अलाउड नहीं है कि हम ये कहते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। आप सिर्फ गुड कंट्रोल कह सकते हैं। वंस इट इज़ डायबिटीज़ लेबल्ड इट विल बी लाइफ लॉन्ग। चंद केसेस है, एक नई टर्म आ रही है आजकल, डायबिसिटी, 4-5 सालों में ये लफ्ज़ आना शुरू हो जाएगा। ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़, इन दोनों को उन्होंने कंबाइन किया तो डायबिसिटी। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें वीडियोस बड़ी हैं। माई 600 पाउंड लाइफ, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर। जो लोगों का वज़न 600 पाउंड था, उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई, अपना वज़न कम कराया, वो सारी चीज़ें, उनमें डायबिटीज़ रिवर्स हुई और वो होता है। लेकिन वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, बहुत ओवरवेट, ओबीज, मार्बिड ओबेसिटी के केसेस में। लेकिन हमारे जिस्म में सिर्फ पेंक्रियाज का इशू नहीं है कि सिर्फ पेंक्रियाज की बीटा सेल्स की प्रोडक्शन या कम हो जाए इंसुलिन की तो डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर है, और इसके अलावा और 8 फैक्टर्स वो अभी तक मौजूद है, और आने वाले वक्त में ये 11-12 हो जाएंगे जो कि डायबिटीज़ का काज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, पेंक्रियाज को, इन चीज़ों पे। तो एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके ऊपर रिवर्सल नहीं, लेकिन गुड कंट्रोल हम कहते भी हैं और करवाते भी हैं कि ये होना भी चाहिए। प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। True. So the new generation, like 20 to 45 or 50, I mean, metabolic syndrome है. So it's just like maintain lifestyle change and. जी देखिए, जिस डायनामिक्स में हम जा रहे हैं ये हेल्दी डायनामिक्स तो नहीं है। देखिए 2 ऑप्शंस हैं। हमारे बुजुर्ग भी 60-70 साल तक जीते थे, बगैर मेडिसिन के जीते थे। एंड में जाके थोड़ी सी कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी। जी भी, हम भी 70 ईयर्स तक रहे हैं, 70, 65, 70, 80 तक। लेकिन 2 किस्म की लाइफ, एक है लाइफ विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, एक है लाइफ विद प्रेस्क्रिप्शन। ये आपने चूज़ करना है कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। लाइफ विद प्रेस्क्रिप्शन तो फिर ठीक है, जिस राह आप चल रहे हैं चलते जाएं। ये जो जिस ट्रैक पे हमारा जो ट्रैक चल रहा है, ये तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बहुत जल्दी 40s में आप, हमने ये देखा 40 ईयर्स के करीब किसी न किसी एक मेडिसिन पे पेशेंट शिफ्ट हो ही जाता है। जी। तो अगर आप प्रेस्क्रिप्शन, मेरे घर में 40 इयर्स के करीब या 35 इयर्स के करीब डायबिटीज़। जी। एंड देन द मेडिसिन इज़ फॉरएवर। पहले लोग समझते थे कि 50 साल के बाद जाके एक मेडिसिन पे लोग शिफ्ट होते थे, 60 साल के बाद। अब हमने देखा है डिजीज़ की जो एज की रेंज थी वो बहुत नीचे आ रही है। हमने 14-16 साल की उम्र में हार्ट अटैक देखा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होते देखी। तो अब वो जो एज फैक्टर था अब वो कम हो गया, वो नीचे आ गया। 50 साल से डायबिटीज़ अब 40 से 30-35 सब नीचे आना शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें एक बार अपने सारे डायनामिक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें अपने एंसेस्टर्स की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा कि वो कैलोरीज बर्न भी करते थे और कैलोरीज उनकी लिमिटेड, उनके आप देख रहे हैं उनके सारे मील, जितने भी मील थे वो सनसेट से पहले पूरे हो जाते थे। जी बिल्कुल। तो और डेफिनेटली वो कैलोरीज बर्न, अगर वो यूज़ करते भी थे, ज़्यादा लेते भी थे इनटेक, तो वो बर्न करते थे।
हम बर्न नहीं कर सकते। दोनों हमारे पास दोनों प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारा कैलोरिक इंटेक बढ़ गया किसी न किसी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड की वजह से, और दूसरा हम बर्न भी नहीं करते। तो जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना दोनों का, उसकी वजह से ये सारा डायनामिक्स ह्यूमन बॉडी का चेंज हुआ है। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है एशिया में, ये पूरी दुनिया में हुआ है। हमने एक स्टडी, मुझे याद है कि तुर्की में उसको इवेलुएट किया था कि दुनिया में डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से लोगों के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। हम एशियंस का लो BMI विद डायबिटीज़ है और अदर कंट्रीज़ का हाई BMI विद डायबिटीज़ है। हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन वाला ज़्यादा डोमिनेंट है। जो यूरोप है उधर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन इतना नहीं है, उधर इंसुलिन रेजिस्टेंस डोमिनेंट है। तो हमें तो अपनी कैलोरीज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करना पड़ेगा, वरना हमारे बीटा सेल्स जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। और एक और बात, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब हमारी डायबिटीज़ डायग्नोसिस होती है तो 50% बीटा सेल्स ऑलरेडी गॉन, वो जा चुके होते हैं, वो डेड हो चुके थे। तो 50% ही बचते हैं। वो जो 50% बचे हैं उनमें से भी 5% हर साल जाएंगे। वो जो 50% बचे हुए हैं उनकी लाइफ आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह देंगे तो वो जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो 4-5 साल के बाद आप इंसुलिन डिपेंडेंट का केस ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू टाइप 1 हो जाएंगे। True. तो वो जो बीटा सेल्स बचे हुए हैं उनकी केयर अब हमारे हाथ में है। तो वो इसी तरह अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फ्रूट, ऑर्गेनिक डाइट, कम कैलोरीज और बर्न द कैलोरीज, इस तरह बैलेंस करके हमें वो 50% बीटा सेल्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग करके लेके चलना है। सो आपका कहना है कि जस्ट एक मील लो, लंच अच्छा खासा कर लो, लाइक लंच कर लो, और शाम को माइनर मील लेना चाहते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कुक्ड फूड में से अवॉइड करना चाहिए जो किचन में तैयार होता है। आप नेचर पे आ जाए, आप फल ले लें, सलाद ले लें, फिलर ही करना है ना। हाँ। रात को क्योंकि फिलर लो, सैलेड खा लो रात के लिए और सो जाओ। कैलोरिक या नो कैलोरिक डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी कैलोरीज रात को जब मेजर कैलोरीज आपकी होंगी तो डेफिनेटली हमारे लीवर में जो एंजाइम है HMG को रिडक्टेज, यही फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, फिर फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सारी बॉडी डिशैक्ट हो जाती है। तो 1 मील पर डे 3-4 चीज़ें हैं। 1 मेजर मील पर डे, माइनर मील शुड बी, अगर रात का लेना है तो माइनर मील हो। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से अवॉइड करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस में होता है सर? ये जो हमारी शुगर है, ये जिस चीज़ में भी है ये स्पाइक देती है ना, ये आपकी ग्लूकोज फ़ौरन राइज कर देती है। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। नेचर ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सच एज कोक, जी ये आपकी स्पाइक, मेरी फैमिली में बिना कोक के कोई खाना अंदर नहीं जा सकता। जी ये अब एक लिहाज से एडिक्शन की तरफ, उसकी वजह ये बताते हैं कि आपको इतना जल्दी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स देती है कि आप एक एनर्जी फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप वो फिर उस स्टेटस को बार बार अचीव करने के लिए आप वो चीज़ें लेते रहते हैं। 3-4 छोटी चीज़ें हैं, वही मैसेज हैं, वो हर किसी को पहुंचा देने चाहिए। मेल में वेस्ट साइज़ को मैनेज करना चाहिए, 35 से कम हो मेल में, फीमेल में 32 से कम हो। ये 2 नंबर हैं इसके। बाकी 1 मेजर मील, 1 माइनर मील, और मेजर मील हमेशा सनसेट से पहले होना चाहिए, माइनर मील सनसेट के बाद एज ए फिलर, लो कैलोरिक या नॉन कैलोरिक, और कुछ कैलोरीज बर्न भी करनी चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक फूड से अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें आपके बस में आप उसे कंट्रोल करें, जो चीज़ें नहीं हैं उसे आप डिले कर सकते हैं। रीडिंग कितनी होनी चाहिए? आई मीन इफ़ यू आर टेस्टिंग योर शुगर। नॉर्मल पर्सन में लेस देन 100, तीनों चीज़ें बता देता हूँ, फास्टिंग की बता देता हूँ, रैंडम की भी, HbA1c बता देता हूँ। फास्टिंग रीडिंग लेस देन 100 नॉर्मल है, 100 to 126 प्री डायबिटिक है, मोर देन 126 डायबिटिक है, लेकिन 2 कंसेक्टिव रीडिंग। रैंडम लेस देन 140 नॉर्मल है, 141 to 199 2 ये जो रीडिंग है ये प्री डायबिटिक है, मोर देन 200 2 रीडिंग मिनिमम ये डायबिटिक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वो HbA1c है, लेस देन 5.7 नॉर्मल है, 5.7 to 6.5 ये रेंज प्री डायबिटिक की है, और मोर देन 6.5 ये डायबिटिक की रेंज है। और डायबिटिक ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अगर डायबिटिक है तो उसमें टारगेट वेरी करते हैं एज के हिसाब से। आपका HbA1c जितना अच्छा होना चाहिए उतना परफेक्ट है। हाँ, और एक और मैसेज, अगर आपका HbA1c 1% बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, तो आपकी जो रिस्क है एंड ऑर्गन डैमेज का, ब्रेन, हार्ट, किडनी वगैरह का, वो 30% बढ़ जाता है। जी सर, मेरे घर में लाइक माई मॉम, माई अंकल, क्रॉनिक किडनी फेलियर, लाइक इट इज़ लाइक
कि हमने वो अपनी आंखों से देखा है. जी जी. Just because diabetes is a factor and chronic kidney failure on dialysis is the painful thing which miserable thing which one can तो हम ये go कहते through. हैं लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि वो डायबिटिक हैं, उनकी HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसकी बेस पे उनकी पूरी बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं उस सब की लाइफ उस एक टेस्ट पे बेस करती है. अगर आपका HbA1c विद नॉर्मल रेंज के करीब करीब है 6.5 और नॉर्मल है एज के हिसाब से 7.5 तक अगर जाता है तो ठीक है. 1% भी HbA1c बढ़ जाती है तो 30% किडनी फेलियर, स्ट्रोक, हर चीज़ का चांस बढ़ जाता है. और फिर वो डैमेज इरिवर्सिबल डैमेज है. तो लोगों को अपनी HbA1c भी नहीं पता जी, कराते ही नहीं है. हालांकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप अपना नाम भूल सकते हैं, आप अपनी HbA1c याद होनी चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि आपकी इसी एक टेस्ट पे आपकी सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है. I definitely hope this video will help every one of you to avoid or to delay the diabetes.